जय हिंद। तो हम आज से एक नया शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा लूसेंट, LUCENT, लूसेंट सीरीज। लूसेंट लगभग सभी के पास होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करने वाले सभी बच्चों के पास होता है। तो हम इस सेशन में क्या करेंगे, MCQ के माध्यम से पूरा लूसेंट बुक को कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे पेज नंबर है पेज नंबर 1 जितना MCQ बन सकता है 50, 100, 25 उतना एक दिन में कंप्लीट करेंगे। फिर और भी बहुत सारे एग्जाम, जैसे मान लो पेज 3 से मान लो 50 क्वेश्चन बना तो 50 MCQ के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अपना थ्योरी का सेक्शन बुक से पढ़ लीजिएगा और MCQ के थ्रू रिवीजन यहाँ कर सकते हैं। और कैसा लगता है ये सेशन आप लोग कमेंट में बताएंगे पूरा सेशन देख के, तब फिर हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सभी लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें और थोड़ा वॉइस और नॉइज़ प्रॉब्लम को इग्नोर करें, कंटेंट पे ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम अभी कुछ दिनों तक रहेगा, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करें, इसके लिए क्षमा। तो आज का पहला क्वेश्चन, महाकाव्य। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को क्या नाम दिया जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, पुराणों के अनुसार भारतवर्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भारतवर्ष का शाब्दिक अर्थ हो जाता है भारत का देश। भारतवर्ष का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? सभी को पता होना चाहिए ये तो, भारत का देश। और यहाँ पे आर्यों का देश एक ऑप्शन में है, तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन माइंड में आता है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का देश। तो पुराणों का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? पुराणों का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा भारत का देश। तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, पुराणों में यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो पुराणों में यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? पुराणों में यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया है। पुराणों में यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? भारतीय कहा गया है। ऐसे अब देखिए, यहाँ से फिर पूछेगा भारतीय का अर्थ। तो भारतीय का अर्थ क्या हो जाता है? भारत की संतान कहलाता है। भारतीय का अर्थ क्या हो जाएगा? भारत के संतान। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में भारत किसका नाम था? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। एक राजा, एक प्राचीन कबीला, एक नदी और एक पर्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्राचीन कबीला। तो भारत किसका नाम था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? तो किस नदी के नाम से? तो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। तो इतना ध्यान रखना है। ईरानी लोग सिंधु, और सिंधु को यही लोग को इसे ईरानी यानी अरबी फारसी भाषा में लोग इस को पढ़ा जाता था, जो जिसके बाद ये बाद में हिंदू नाम और इसी से हिंदुस्तान होगा। ईरानी लोग सिंधु को देखो क्यों क्या कहकर पुकारते थे? तो ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहकर पुकारते थे, और यही इसी से भारत का आगे नाम हिंदुस्तान पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यूनानी लोग भारत को क्या कहते थे? तो यूनानी लोग भारत को इंदे नाम से पढ़ते थे। इन्हें यूनानी लोग इंदे, और इसी से बाद में भारत का नाम क्या पड़ेगा? इंडिया पड़ेगा। तो इसी से भारत का नाम आगे इंडिया पड़ेगा। तो यूनानियों ने इंडिया नाम दिया और यहाँ से ईरानियों के द्वारा सिंधु नाम पड़ा था। तो ईरानी लोग ईरानी लोग सिंधु बोला और सिंधु ही आगे सिंधु को इंदु का कर पुकारा, और ये हिंदू से ही फिर ये हिंदुस्तान बन गया, और यूनानी लोग इंदे कहा, और यही आगे नाम भारत में इंडिया हो जाता है। तो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9, अरब लोग इस देश को क्या कहते थे? तो इसका आंसर है सबको पता है, अरब लोग क्या कहते थे? हिंद, और इसी से आगे चलकर हमारे देश का नाम क्या पड़ेगा? हिंदुस्तान पड़ेगा। हिंद से ही हिंदुस्तान पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकाल में इस देश को किस नाम से जाने लगा? तो मध्यकाल में अरब ने पहले हिंद रखा था, और उसी से आगे चलकर ये हिंदुस्तान नाम से कहा जाने लगेगा। तो ये काफ़ी आसान है, इसका आंसर हो जाएगा सी। मध्यकाल में इस देश को किस नाम से पुकारा जाने लगा? हिंदुस्तान। जो अभी हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, किस टाइम में पड़ा था? तो मध्यकाल में ही पड़ा था इसका नाम। अभी 11 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान शब्द किस फारसी शब्द से बना? तो इसका भी आंसर आराम से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी, हिंदू। तो ये काफ़ी आसान इजी क्वेश्चन MCQ आ रहे हैं इसी तरह से। अब अगला क्वेश्चन देखना है 11 के बाद 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों ने यूनानी भाषा के किस शब्द के आधार पर इस देश को इंडिया कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का इंदे से ही इंडिया पड़ा है, और हिंदू से हिंदुस्तान।
तो ये यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है, जो अगर पूछेगा इंदे किस भाषा का है तो यूनानी भाषा का, और हिंदू जो है अरब भाषा का, अरब वासियों ने रखा था यहाँ का नाम। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन यहाँ पे अभी फर्स्ट पेज में सब काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, और आगे चल के इसमें MCQ PCS लेवल का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग जिस तरह से कमेंट करेंगे उसी हिसाब से फिर पढ़ाया जाएगा। तो अभी वन लाइनर टाइप का ही क्वेश्चन, आज फर्स्ट क्लास है तो वन लाइनर टाइप का ही क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बताया जा रहा है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य। तो भारत का जिस अगर हम मैप बनाते हैं ऐसे, अगर हम यहाँ पे मैप बनाते हैं तो यहाँ से बीचे बीच एक श्रृंखला बन जाती है जिसे विंध्य श्रेणी कहा जाता है। तो विंध्य श्रेणी भारत को दो भाग में, उत्तर और दक्षिण भाग में बांटती है। दक्षिण भाग में द्रविड़ कहा जाता है, उत्तर भाग को, दक्षिण भाग को द्रविड़ कहा जाएगा, प्राचीन काल में कहा जाता था। तो अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उत्तर भाग में मुख्य रूप से किस परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत था? तो इस 14 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखना होगा, 14 का आंसर भी हो जाएगा। तो उत्तर भाग में जो भाषा बोली जाती है तो उसे इंडो यूरोपीय परिवार का, इसकी भाषा अधिक बोली जाती थी। इधर हो जाएगा इंडो यूरोपीय, क्योंकि यूरोप वाले लोग इधर से काफ़ी आए थे इसी रास्ते से इधर से। तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा सबसे अधिक किधर बोली जाएगी? उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में सबसे ज़्यादा कहाँ पे क्या कौन सी भाषा बोली जाएगी? तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएँ। अगर फिर और दक्षिण में बोला जाएगा यहाँ पे तो द्रविड़ परिवार की, यहाँ पे कौन से? द्रविड़ परिवार की भाषा सबसे ज़्यादा दक्षिण में बोली जाएगी, जो आगे MCQ होगा भी, तो देखेंगे थोड़ा जब आएगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15, भारत के दक्षिण भाग में किस भाषा परिवार का बहुमत है? तो अभी ऊपर नहीं बताए थे, द्रविड़ परिवार, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि ये पूरा नहीं आ पा रहा। थोड़ा सा, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला हुआ, सिंधु पार तक राज्य फैलाने वाले राजा को क्या कहा जाता था? तो उस समय इस राजा को कहा जाता था चक्रवर्ती कहा जाता था। तो देखिए अगर थोड़ा सा शॉर्टकट में मैप बनाते हैं भारत का, इस पे तो मुश्किल है बनाना, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, अगर इधर इस साइड हिमालय है, यहाँ पे इस साइड सिंधु नदी, इधर ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर हो जाएगा कन्याकुमारी। तो इसी बीच में जो साम्राज्य फैला था उस राजा को क्या कहा जाता था? चक्रवर्ती कहा जाता था उस टाइम के समय। तो मैप में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ पे बनाने में, इस थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल शामिल नहीं है? तो भारत की जनसंख्या के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सी नस्ल शामिल थी? इसका आंसर हो जाएगा नार्डिक, यानी नार्डिक शामिल नहीं था। बाकी तीन जो शामिल है, प्रोटोस्टेरॉइड शामिल है, पैलियो मेडिटेरियन शामिल है, नीग्रोइड शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नार्डिक शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 18, अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये सभी को पता होगा कि कितने भागों में बांटा गया है। पर अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, जिसका नाम प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, प्राचीन एंशिएंट, मध्यकालीन मिडाइवल, और मॉडर्न। 3 भागों में बांटा गया प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा ध्यान देंगे। इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को जाता है? तो इस बात पे हम लोग को ध्यान देना है। जो इतिहासकार जर्मन का था, उसका नाम था क्रिस्टोफस सिलारियस। यहाँ पे थोड़ा नाम नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन ए में देखना, क्रिस्टोफस सेलारियस। तो इतिहास, भारतीय इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में, इतिहास को सबसे पहले 3 भागों यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को जाता है? तो क्रिस्टोफस सेलारियस को जाता है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान दें, क्रिस्टोफर सेलारियस 2 बार नाम पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य रूप से कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? तो ये क्वेश्चन है, यह मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है।
400 में हो जाएगा धर्म ग्रंथ हो जाएगा पहला, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ विदेशियों का विवरण हो जाएगा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो जाएगा। तो इन चारों से ही मिलकर प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। आप लोगों को अगर PDF इस क्लास का चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल बना देंगे और उस पर PDF आंसर सहित दे दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे जब हमको PDF ही चाहिए, तो उसी हिसाब से हम फिर आगे का देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना है, जो नहीं पूछा है। तो अभी हम तुरंत बताए थे धर्म ग्रंथ है ही, ऐतिहासिक ग्रंथ है ही, विदेशियों का विवरण भी है ही। तो इनमें से कौन सा बच गया? लोक कथाएं। तो लोक कथाएं यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब 21 में देखते हैं, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ ऑप्शन नंबर सी वेद है। और वेद कितना है? तो वेदों की संख्या हमारे 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यानी सीधा सीधी वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास भी अगर बोल सकते हैं। अगर नाम याद ना रहे तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, तो सीधे व्यास भी रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी वेद व्यास हो जाएंगे। वेद हमें, क्वेश्चन नंबर 24, वेद हमें मुख्य रूप से किसका उपदेश देता है? तो वेद हमें मुख्य रूप से वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद हमें किसका उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम का। तो हमें 24 का आंसर हो जाएगा बी, वसुधैव कुटुंबकम। वेद हमें किस चीज़ का ज्ञान देता है? वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान देता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? तो भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। जहाँ पे नित्य और अपौरुषेय देखेंगे, इसमें भारतीय वेदों में इस परंपरा कौन सी परंपरा मानेंगे? नित्य और अपौरुषेय मानती है वेदों को। अब क्वेश्चन नंबर 26, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी जस्ट बताएं, 4 हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 4। अब 27 नंबर क्वेश्चन, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो अगर को पूछा जाएगा चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन है उपनिषद, संहिता, वेदांग, आरण्यक। लेकिन ये इनमें से ऑप्शन नंबर बी, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। और ऋग्वेद में अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 10 अध्यायों में भी बांटा गया। तो ये आगे देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार। देखिए आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? अगर पूछा जाएगा ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, तो मंडलों की संख्या 10 बताएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित पूछा गया है। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा, वाल्खिल्य सहित पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 1028। अगर हटा दिया जाएगा तो फिर 1017 हो जाएगा। वाल्खिल्य पाठ को हटा दिया जाएगा तो ऋग्वेद में कुल सूक्त की संख्या पूछेगा तो 1028 टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ पूछेगा तो 10,462। अगर पूछा जाएगा मंडलों की संख्या ऋग्वेद में, तो 10 हो जाएगा। सूक्त की संख्या 10,128 हो जाएगा। और ऋचाओं की संख्या 10,462 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 33 देखते हैं, ऋग्वेद में हमें मुख्य रूप से किसकी जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में हमें मुख्य रूप से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में हमें किसमें जानकारी मिलती है? यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद में हमें मुख्य रूप से किसकी जानकारी मिलती है? आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में किस वेद से जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से इससे हमें जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो 2 ऑप्शन नीचे कट गया है, तो उसमें अभी बता देते हैं, लेकिन इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा, विश्वामित्र ही हो जाएंगे। तो यहीं पे समझ लीजिए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कहा जाएगा तो विश्वामित्र, तीसरे मंडल का रचयिता विश्वामित्र कहा जाएगा। सब मंडल के रचयिता नहीं पूछते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा विश्वामित्र की, इसी के कारण ये थोड़ा सा पूछा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो विश्वामित्र हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में स्थित है? किस मंडल में स्थित है? तो हम इसको पास 35 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तीसरे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और अभी जस्ट हम बताएं तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख पूछा जाएगा तो तीसरे मंडल में। अगर पूछा जाएगा कि किस देवता के लिए समर्पित है, तो ये हो जाएगा सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वेद के 9वें मंडल, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा हो गया इसे देखने में। ऋग्वेद में 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो 9वें में हो जाएगा देवता सोम का उल्लेख हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको आंसर हो जाएगा सी, खिल कहा जाता है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। इस पर ध्यान रखना है। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल पूछेगा 39 का, तो 10वां हो जाएगा। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो जाएगा? 10वां हो जाएगा। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल हो जाएगा और 10वां हो जाएगा। और ये सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल हो जाएगा। 10वां जो पूछेगा सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया? सबसे बाद, तो ये भी हो जाएगा। ऋग्वेद का सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल भी हो जाएगा, 10वां मंडल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में हो जाएगा? तो इस 10वें मंडल में हो जाएगा। पुरुष सूक्त में ही समाज के 4 वर्णों की व्यवस्था, जैसे होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसकी चर्चा की गई ऋग्वेद के किस मंडल में कहा गया? तो 10वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 41, आगे इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने के कारण, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्णों हो, जैसा अभी बताया था, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के किन अंगों से हुई है? क्रम से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए हो जाएगा। मुख, यानी ब्रह्मा की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति चरणों से हुई है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, कर्तव्य और विशेषाधिकारों का स्पष्ट विभेद कौन करता है? तो इस जो भी पुरुष सूक्त में दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब दिया गया है। तो इसमें जो इसके कार्य मतलब व्यवसाय कौन सा क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा, विशेषाधिकार है, जो ये सब की इन सब की चर्चा हमारे धर्मसूत्र में की गई है। धर्मसूत्र में इसकी चर्चा की गई है। सभी जातियों की व्यवसाय, स्थिति, कर्तव्य, इसकी बार चर्चा किसमें की गई? धर्मसूत्र में की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 43 से देखेंगे, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्या शब्द का उल्लेख किससे है? तो अधन्या का हम लोग को याद रखना, गाय। किससे? अधन्या का मतलब गाय। और अधन्या का शाब्दिक अर्थ, जो कि अगला क्वेश्चन ही 44 में दिया गया है, अधन्या का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जिसका वध नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर बी, जिसका वध नहीं किया जाता उसे क्या कहा जाता है? अधन्या। और ऋग्वेद में अधन्या के ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द अगर पूछेगा प्रयुक्त किया गया है? तो अधन्या। तो ये क्वेश्चन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है और आगे आने की भी संभावना है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है किंतु किसका नहीं में, यानी ये ऑप्शन पे पढ़ना है। यानी और पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, आत्मा का उल्लेख है, ब्रह्मा का नहीं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आत्मा, यानी क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं पर ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है और किसका नहीं, ये पढ़ना है। तो ऑप्शन पे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, आत्मा का उल्लेख है ब्रह्मा का नहीं,
और दूसरा है ब्रह्मा का उल्लेख है आत्मा का नहीं, तो यही सही हो जाएगा। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है और आत्मा का उल्लेख नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का हो जाएगा बी। 45 का क्या हो जाएगा बी, ब्रह्मा का उल्लेख है और आत्मा का नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं 46 नंबर, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर किस धर्मगुरु के जन्म वर्ष पर आधारित है? तो ये हमको भी ध्यान में होना चाहिए, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। जब ईसा मसीह के जन्म ईसा मसीह के मान लीजिए यहाँ पे जन्म है, तो जन्म के बाद को बोला जाता है एनो डोमिनी एडी, और जन्म से पहले को बोला जाता है बीसी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी किसी क्लास में समझा दिया देंगे, बस अभी इतना ही जान लेना है। जो जन्म से ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को बीसी बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट, और एनो डोमिनी बोला जाता है एडी को। अब क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहा गया है ईसा पूर्व यानी बीसी, ईसा पूर्व बीसी में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है? तो किस दिशा में हो जाएगी, इस में उल्टी दिशा में हो जाएगी। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ से पहले हो जाता था 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, और यहाँ से अगर ये बीसी की तरफ और एडी अगर इधर है तो इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जैसे भी हम लोग कहाँ है इधर डॉट डॉट करके 2026 में। अगर इधर उल्टी गिनती होती इधर सीधी हो जाती, यानी जन्म के बाद से सीधी गिनती शुरू हो गई थी। तो जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह नाम ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा 48 का हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन आपकी आज के क्लास के आखिरी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, लैटिन भाषा में शब्द है एडी यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? तो एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सी, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी जीसस क्राइस्ट। एडी एनो डोमिनी इसको कहा जाता है, शाब्दिक अर्थ कहा जाता है यानी हमारे ईश्वर यानी ईसा मसीह का वर्ष इसको कहा जाता है। यानी सीधे एडी एनो डोमिनी याद रखना, एडी का मतलब ऐसे ये सब क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में आता नहीं, बस ये जो लूसेंट बुक में दिया हुआ था इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐड कर दिए हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो इसको ध्यान में नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बस एडी का फुल फॉर्म याद रखना है एनो डोमिनी, और किस भाषा का है तो लैटिन भाषा का, यही थोड़ा सा इसमें याद रखने योग्य बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको समझने के लिए। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने भारत को स्वेच्छाकारी शासन वाला देश कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ, VA स्मिथ जिसको बोले शॉर्टकट में VA स्मिथ हम लोग बोलते हैं। तो हो जाएगा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पूछा जाएगा तो किसके द्वारा, कहते 1904 में लिखा गया था, किसके द्वारा? विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया आराम से याद रखेगा, विंसेंट आर्थर स्मिथ, VA स्मिथ। और कब लिखा गया? 1904 में लिखा गया था। तो इस तरह से हमने आज 50 क्वेश्चन, कितना, पेज 1 से, मात्र पेज 1 से 50 क्वेश्चन को ऐड किया। 50 MCQ सब ऑनलाइन काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, तो इसमें कोई उतना दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अगर आप लोग बोलेंगे तो लेवल बढ़ा भी दिया जाएगा, PCS लेवल का भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर किसी को PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, उससे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे हम टेलीग्राम डेली आंसर प्लस एक्सप्लानेशन के साथ हम डेली अपडेट कर दिया करेंगे। तो ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये अच्छा लगेगा तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। पेज जैसे आज पेज 1 हुआ तो कल फिर पेज नंबर 1 से हो गया, 1 से 50 क्वेश्चन करा दिए। उसी तरह पेज 2 से भी फिर 50 हो, या मान लीजिए अगर 100 बनेगा तो 100 क्वेश्चन। पेज नंबर 3 से फिर अगर 50, 100 या जो भी बनेगा, या 25 ही बनेगा तो 25 ही क्वेश्चन, या लेवल हाई करके मान लीजिए 25, जैसे आज 50 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कल से अगर इसमें ही PCS लेवल का ऐड करना होगा तो 25 क्वेश्चन फिर से करा देंगे। तो इसी तरह से हम लूसेंट को पेज बाय पेज कंप्लीट करने का सोचे हैं। और ये प्लान कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना राय रखें, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो आप लोग अपना राय जो भी हो राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप लोग बताएं, जिससे हम ये पेज कल फिर पेज नंबर 2 का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो या 100 क्वेश्चन हो, जो भी हो, पेज नंबर 2 का हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं जो कैसा लगा आज का क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद। और कुछ क्वेश्चन में या आंसर में या किसी बात में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, अभी तो शुरुआती है तो मिस्टेक हो सकता है छोटा मोटा, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें और बैकग्राउंड नॉइज़ को भी थोड़ा सा इग्नोर करके चलें। बाकी
तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।